सर वो बिहार एपीओ की भी वो निकली है। अच्छा, निकली है क्या? हाँ, बिहार एपीओ की वो फॉर्म निकले हैं। हम्म, ये विकास वगैरह को भरना है तो बारे में बता देना सुनने वाले में। डाल देता हूँ खोज करके उसमें। थ्योरीज ऑफ राइट, राइट की थ्योरीज होगी थी। हम्म, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट चैप्टर, आज 2 चैप्टर कर ले फटाफट फटाफट। चलो लिखो पर्सन। पर्सन। हम्म, अच्छा एक वो नहीं किया ना हमने। लिखो पर्सन का जनरल मीनिंग लिखो। जनरल मीनिंग है पर्सन का ह्यूमन बीइंग। लीगल टर्मिनोलॉजी में, ये लिखना है। हाँ सिंपल लिख लो, लीगल मीनिंग, लीगल टर्म, ठीक है ना। लीगल टर्म्स में लिखो इसका मीनिंग पर्सनैलिटी, यानी जो अपना टर्म पर्सन या फिर पर्सनैलिटी है वो सेम है, बट जो पर्सनैलिटी जो टर्म है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म है, पर्सन से ज्यादा वाइडर टर्म है। जैसे कि पुराने समय से ही, ठीक है ना। अब अगर देखो, हम अगर अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हम उन्हीं के ही विचार पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो जो अंग्रेजी शिक्षा है उसकी ही बेसिक हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सनातन या हिंदू से कुछ नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। एक बीमारी सुनी होगी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सोनैलिटी डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम, डिसऑर्डर हाँ, लिख देता हूँ, है डिसऑर्डर ना। सिंड्रोम। सही। क्या होता है इसके अंदर? सर उसको कभी ये लगता है कि अपने मैं कुछ और हूँ। अपने अपने यहाँ तो बोलते हैं कि भूत चढ़ गया, भूत। है ना, भूत चिपट गया। वहां पे क्या बोलते हैं लीगल टर्म में? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम। यानी क्या है, इसके किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज का होना, है ना। अगर मैं इस टर्म में ये जो वर्ड है अगर मैं इसको चेंज कर दूं और बोलूं कि एक आदमी के अंदर एक से ज्यादा पर्सन्स का होना, नहीं नहीं, ये तो ज्यादा, ये तो अच्छा नहीं लगा, है ना। लेकिन हम पर्सनैलिटी बोल देते, देखो उधर से मेडिकल की जो लीगल टर्मिनोलॉजी उसके हिसाब से भी सही हो गए, पर्सनैलिटी। जो लीगल टर्मिनोलॉजी उसके हिसाब से भी ठीक हो गए, ठीक है ना। तो हम जो है वर्ड पर्सन को ना यूज करके हम पर्सनैलिटी यूज करेंगे, ठीक हो गया। चलो जी। अब ये यूज क्यों करनी पड़ी थी? अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं, ये तो देखो है ही है, इसके साथ साथ में अगर मैं कहूँ गॉड, है ना, ये लिख लो इसके एग्जांपल, स्पिरिट, एंजल्स, ये पर्सन्स नहीं है, पर्सनैलिटी है ये सारी की सारी। अच्छा, कोई कोई डेड मैन है, आदमी खत्म हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ, आपसे पूछूं, क्या किसी मृतक आदमी को डिफेम किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है है सर। ना, उसको उसका मर्डर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, डिफेम कर लेकिन ये सकते हैं। डिफेम कर सकते हैं उसको, ठीक हो क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी जो है ना वो उसकी कैसी है, वो लीगल है। अकाउंट लिखना। हाँ लिखो लिखो, इसी को ही पढ़ रहे हैं। गॉड हो गए, स्पिरिट हो गई, एंजल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये पर्सनैलिटीज, हम इनको पर्सन नहीं कहते, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस को उतना ही मानते हैं जितना पर्सन को मानते हैं। चलो, ये तो हमने अफर्मेटिव समझ लिया कि पर्सन को, पर्सनैलिटी को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है,
ठीक है ना। आओ जरा फैक्चुअली समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड पर्सन है ना, इसको बेचारे की इसकी वैल्यू इतनी कम क्यों है। पुराने समय में, जैसे पुराना अपना रोमन कल्चर हो गया, पुराना यूरोप या फिर फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इवन अभी रिसेंटली तक अमेरिका भी, यूएसए भी, ठीक है ना। तो इनकी फैमिली में देखो कौन कौन होता था, जो इनकी फैमिलियां होती थी। लेट्स से 1950 या 60 या 70 के दशक का कोई श्वेत अमेरिकी परिवार, ठीक है, या फिर रोमन, रोमन तो आपको पता है उसमें कोई श्वेत अश्वेत का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है ना। चलो और आ जाओ, उनकी फैमिली में कौन होता था, उनके बच्चे, श्वेत वो अमीर, श्वेत और वाइट, वाइट श्वेत श्वेत, ठीक है ठीक है ना। सर, जैसे समझ आ सन गया वन, सब थोड़े। सन टू, डॉटर वन, डॉटर टू, इनके बच्चे, सन डॉटर, डॉटर डॉटर, सन डॉटर, डॉटर डॉटर, इनके बच्चे आगे, सन डॉटर, सोन कर लेना, ठीक है। अच्छा, इनके सभी के स्पाउसेस हो गए, हस्बैंड हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, 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 हस्बैंड, हस्बैंड। अच्छा, इसके भी जो यहाँ फादर है उसकी भी वाइफ हो गई। अब ये अलग चीज है, वाइफ नंबर वन टू, ये भी फैमिली का हिस्सा हो गई। और क्या होते हैं देखो इन फैमिली के अंदर, इन फैमिली के अंदर होते थे पर्सनल स्लेव्स, Slaves, ठीक हो गया। गुलाम। और इनके एनिमल्स, ठीक हो गया। एनिमल्स तो हम समझ गए, ठीक हो गया। क्या एनिमल को किसी भी समय हम पर्सन कह सकते हैं? एनिमल को हम्म, किसी भी सूरत में नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो स्लेव है, स्लेव समझ गए ना कौन, मनुष्य ही थे ये भी, गुलाम। हाँ गुलाम। लेकिन इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, ठीक है ना। इनको कैटल के जैसे ही यूज किया जाता था, इनसे काम करवाते थे, ठीक है जी, और इनको बेच के खरीदते भी थे। इनकी मंडियां सस्ती थी, इनको बांध के ले जाते थे, भाई यार ये तेरा गुलाम बहुत अच्छा है, ये मुझे दे दे, तू मेरे ये दो गुलाम रख ले, बदले में, मतलब वस्तु विनिमय भी होता था उनका, पैसे के बदले में बिकते थे, ठीक हो गया। इनके कोई राइट नहीं होते थे। देखो इन बाकी बचे हुए सभी बंदों को तो पर्सन्स कहते थे, इसको पर्सन नहीं कहते थे, आदमी तो ट्रीट ही नहीं करते थे इसको, ठीक हो गया। लेकिन बाद में जब इनकी बात होने लगी तो इनको पर्सनैलिटीज का दर्जा मिलने लगा, ठीक है ना। दो अहम दर्जे की पर्सनैलिटीज है ये समाज, ठीक हो गया। तो तब ये जो है आया है एग्जिस्टेंस में, ठीक हो गया। इस कारण से हम पर्सनैलिटी शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना, या फिर एटलीस्ट लिखेंगे लीगल पर्सन, ठीक है ना। देखो जरा सालमन क्या कहता है, देखो पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights and duties, ठीक हो गया। यानी अब पुराने समय में पर्सन की डेफिनेशन क्या होती थी, पर्सन की डेफिनेशन वो होती थी, वो वाले बीइंग्स जो केपेबल हो कोई राइट और ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब स्लेव्स को पर्सन की डेफिनेशन से हटा दिया, इनके कोई राइट तो होते नहीं थे, ड्यूटी भी वो थी जो स्पेसिफिक फिक्स कर दी जाती थी, ठीक हो गया, सिंपल। सही लिखो, अब ग्रे क्या कहता है, GREY। हाँ जी, GRAY, ग्रे। पर्सन मीन्स एनी एंटिटी टू विच rights and duties, rights and duties may be attributed,
डन। पुराने समय के स्लेव्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और तो और जो पुराने समय के जो स्लेव्स हैं उनसे कहीं ज्यादा एग्जिस्टेंस तो मियर इंस्टीट्यूशंस की है। ये कह रहा है ग्रे। हम्म, वो भी देखो ये बोल रहा है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन जिसको श्वेत लोग मिलकर बना रहे हैं, ठीक है ना, और जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, उसकी एग्जिस्टेंस कहीं ज्यादा है किसी एक स्लेव से जो कि हार्ड मास का शरीक है। इसी कारण से पेज के बीच में लिखो, इसी कारण से लिखो काइंड्स ऑफ पर्सन। दो काइंड है, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। इसी आर्टिफिशियल को हम लीगल पर्सन कह रहे हैं। सिंपल हो गया। नाउ हेडिंग बना लो, लीगल पर्सनैलिटी। समझ में आ गया ना हम पर्सनैलिटी क्यों बोल रहे हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू पेटन, PATON। PAT। हाँ, लिखो। अब देखो लीगल पर्सनैलिटी वर्ड आते ही अब हम नेचुरल आदमी की बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल है यस, अब आर्टिफिशियल ये लीगल हो चुका है, लीगल फिक्शनल पर्सन हो चुका है। लिखो लीगल पर्सनैलिटी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑफ लीगल पर्सन्स आर all entities capable of being right राइट। and duty bearing units। यानी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी या फिर लीगल पर्सनैलिटी कौन है, वो वाला बंदा, वो वाला आर्टिफिशियल पुरुष जिसके ऊपर ठीक नेचुरल मनुष्य के जैसे राइट्स और ड्यूटीज इंपोज करवा इम्पोज सकते करी जा सकती है। हैं। ठीक हो गया, चलो जी, ठीक है। बस यही आर्टिफिशियल बताना। बस कुछ भी नहीं, नथिंग। सेलमेंट पेंडल। सर एक बार ये सेलमेंट की क्या कह रहे हैं, इसको भी दोबारा समझाना थोड़ा पर्सन को। ये यही चीज कह रहा है जो पेटेंट कह रहा है। क्या? पर्सन, कोई भी बीइंग, बीइंग समझते हैं, ह्यूमन जैसे बीइंग या आई एनिमल बीइंग। बीइंग अ टीचर, मतलब होने के मतलब किसी नाते। का होना। हाँ, पर्सन, पर्सन होने के नाते वो वाला बंदा हुम, जिस पर लॉ रिगार्ड करता है एज केपेबल। क्या क्या मानता है उसको कि ये बंदा केपेबल होता है राइट्स और ड्यूटीज के। बस इतनी सी। यानी वही, उसी कोई पर्सन बोलेंगे जिसके कोई राइट और ड्यूटीज हो। मतलब पर्सन लीगल पर्सनैलिटी वही है जिनकी लीगल हाँ, राइट और ड्यूटी इम्पोज करी जा सकती हो यस। इनके हिसाब से। मान लो है तो मनुष्य लेकिन कोई राइट नहीं है, सिर्फ ड्यूटीज ड्यूटीज है, तो पर्सन की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट नहीं जैसे आएगा। स्लेव हो गया, जैसे वो स्लेव। इसमें आएगा इनके हिसाब से। सर पर हम आज के हिसाब से सोचे तो आज के हिसाब से सोचेंगे, देखो अब स्लेव तो कोई होता नहीं, ठीक है ना, तो वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हाँ, वो पर्सन पर्सन ऑटोमेटिक में आ हो जाएगा, जाएगा। जो सलमान पर्सन जिसको कह रहा है उसके हाँ, राइट एंड ड्यूटीज हैं। क्योंकि इनको लेकिन तो उस समय के एग्जाम हिसाब में तो से। हम इसके हिसाब से लिखना है ना कि भाई इनके हिसाब से वो पर्सन नहीं है जो स्लेव है, हाँ, इनके सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी राइट कोई नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा पर्सन, ऐसा सवाल वैसे आएगा नहीं क्योंकि आज के हिसाब से ही देंगे। ठीक है ना। हाँ, बस क्या है कि ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो कोई स्लेव है जिसके कोई राइट्स नहीं है, वेदर ही और शी इज अ पर्सन। कुछ तो आपने स्टेटमेंट दे सिंपल, दें 1900 हाँ, मतलब या पहले फिर की। आपको सिंपल डिसाइड करना भाई क्या है, आप इसको पर्सन मानते हैं, ठीक है जी, सिंपल लिखो नो। ठीक है सर। ठीक हो गया, बस इतना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये पर्सन वाले साइलेंट के इसमें क्लैट में थे, हम्म, पैराग्राफ था एक, हम्म, और फुलर का था। ऐसे ही। चलो आ जाओ, देखो आ जाओ, अब सीधा कॉर्पोरेशन पे कूद जाओ। बना लो हेडिंग कॉर्पोरेशन। अगर जनरली पूछो तो कॉर्पोरेशन क्या होती है? कॉरपोरेशन यस, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है ग्रुप्स बेसिकली। होता है। लिख लो, लिखो लीगल पर्सन, लीगल पर्सन लिखना, इट इज ए लीगल पर्सन
consists of corporations are those which are constituted by the personification of groups or series of individual। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है किसी को रूप देना, मानव रूप देना, पर्सन का रूप देना, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई कवि जब कविता लिखता है तो वो एक बादल को बिना प्रेमी बना देता है, ठीक है ना। तो उसने बादल का पर्सोनिफिकेशन कर दिया इनटू ए लवर। ठीक हो गया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब। यानी ये पर्सोनिफिकेशन हो रहा है किसका, किसी ग्रुप या फिर सीरीज ऑफ इंडिविजुअल्स का, जिसके अपने राइट्स और ड्यूटीज हैं। वो कौन बन गया है, वो वाला लीगल पर्सन क्या बन गया है, कॉर्पोरेशन बन गया है। ठीक है। एक लाइन छोड़ के अब थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं, द इंडिविजुअल्स। सेम ही है ना। हाँ यही है, द इंडिविजुअल हु does form, form the corpus of the legal person are termed as its members। देखो जरा इसका ओरिजिन समझ लेते हैं। ये जो आपका वर्ड है कॉरपोरेशन, ये सिंपल पुरानी इंग्लिश या लैटिन से निकला है, जो कि वर्ड होता है कॉर्पस। देखो जरा बोर्ड पे, कॉर्पस हो गया। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। ठीक है ना, शव को भी बोलते हैं कॉर्पस, वो भी बॉडी होती है ना। हाँ, जैसे वही बेस कॉर्पस है। बॉडी हो गया जैसे, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंडिविजुअल मिलते हैं, देखो जो नीचे आपने लिखा, जो सिंपल मीनिंग लिखा है, कुछ इंडिविजुअल मिलते हैं और वो मिलकर एक कॉर्पस फॉर्म कर लेते हैं, बॉडी बनाते हैं, लीगल पर्सन। है ना, एक बॉडी फॉर्म कर लेते हैं। और जब इस कॉर्पस को हम कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आगे फॉर्म कर देते हैं इसके लिए, ठीक है ना, कलेक्टिवली इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, इसको हम कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये सारी चीजों के मेल को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन कहते जैसे कोई कंपनी होती है, उसके राइट एंड ड्यूटीज होते हैं। हैं। हाँ, उसी कंपनी में ही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ सॉरी मेमोरेंडम ऑफ द डायरेक्टर जो भी है, पूरी लिस्ट होती है। यानी उसके अंदर जिंदा आदमी भी हैं, ठीक है जी, उसके अंदर कुछ सिस्टर कंसर्न छोटी छोटी कंपनी लॉ कंपनियां है भी ये। हैं। हाँ कंपनियां भी हैं। ये सारी मिलजुल कर क्या बन गई, कॉर्पोरेशन होगी। जैसे टाटा कॉर्पोरेशन, टाटा इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, ये क्या है, ये सारी की सारी कॉर्पोरेशन है, कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलकर इसको बनाया। ठीक हो गया। आओ एक बार ये डायग्राम बना लो, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे करना, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। पेज के बीच में लिखो काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन, फिर इसको फटाफट फटाफट डिफाइन कर लेंगे। अगेन लीगल पर्सन की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल की तो बात ही नहीं कर रहे। डन हो गया ना। तीन प्रकार के होते हैं। एक आ जाओ कॉरपोरेशन, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन, तीसरा होता है फंड, और स्टेट, ESTAT वाला। ठीक हो गया जी। चलो देखो कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेशन के हम दो भाग बनाते हैं। लिखो जरा, कॉरपोरेशन सोल, कॉरपोरेशन एग्रीगेट।
ठीक है जी, चलो जी। और जब कॉरपोरेशन एग्रीगेट की बात करते हैं तो फिर हम इसके 3 भाग और करते हैं आगे फर्दर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, नॉन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और क्वासी कॉरपोरेशन। ठीक है, हम्म, सही। इस बात का ध्यान रखना कि ये कॉरपोरेशन एग्रीगेट है, ये मे बी, लिखो मे बी, ये पब्लिक भी हो सकती है कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट भी हो सकती है। और ठीक है, ये सारा का सारा कंसेप्ट है आपका। अब इस चीज को ही हमने लिखना है अलग अलग उसमें। सबसे पहले हेडिंग बनाओ कॉरपोरेशन सोल। मैं सी एस लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, कॉरपोरेशन सोल। लिखो, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड series of successive persons। ठीक है ना। ठीक है ये सर। कॉरपोरेशन सोल और कॉरपोरेशन एग्रीगेट को इकट्ठा लेकर चलेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। ये क्या कहता है कि कॉरपोरेशन सोल क्या होता है, ये वो बंदे हैं, पर्सन लिखा हुआ है, और अगर पर्सन के आगे हमने लीगल नहीं लिखवाया है, ठीक है ना, लीगल लिखा है हमने कहीं, नहीं सर। ठीक है ना, मतलब इसका ये जीते जागते मनुष्य होते हैं, और ये सक्सेसिवली, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन है उसको संभालते हैं। मतलब मर गए फिर उसके बाद जो सक्सेसर नहीं, उसके बाद मरने की बनेंगे जरूरत ही वो। नहीं, ठीक है ना। जैसे एक मैनेजर के बाद दूसरा मैनेजर अपॉइंट हो गया, अच्छा, बिना मरे भी संभाल लेते हैं सक्सेसर ठीक है को। ना। हाँ, ये उनकी नहीं है, जो बंदे संभाल रहे हैं ना उनकी है नहीं, बस वो क्या है, वो सिर्फ पोस्ट होल्डर्स है वो। ठीक है, ठीक वो है एक ना। जो कॉर्पोरेशन है वो खुद में एंटिटी एक अलग है। हाँ, वो अलग है। कोई आ रहा है संभाल रहा है, हम हट रहा उसी है। उसी कॉरपोरेशन का एक रूप क्या है, उसी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि क्या है, ये कॉरपोरेशन सोल क्या है। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मुकेश मुकेश अंबानी हम्म, रिलायंस है भाई, रिलायंस कॉरपोरेशन मतलब मुकेश अंबानी। ठीक है, गलत तो नहीं है। है ना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहूँ, लिखना मत, अगर मैं पूछूं कि जो इंडियन रेलवे है, क्या ये कॉरपोरेशन है? कॉर्पोरेशन ही यस, है ना। है। एक मंत्री आता है, दूसरे के हाथ में चली जाती है, फिर ठीक है ना। तीसरे के। ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें तो नाम भी कॉरपोरेशन आ रहा है। ठीक हो गया ना। अब देखो कॉरपोरेशन है, यानी अब देखो कॉरपोरेशन खुद तो काम करेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ बंदा चाहिए। कई कॉरपोरेशन क्या होती है, एक बंदे के ऊपर डिपेंड होती है, अगर ऐसी कॉरपोरेशन है तो उस कॉरपोरेशन को बोलेंगे कॉरपोरेशन सोल। फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, लिखो जनरल मैनेजर रेलवे। अगर मैं कहूँ भाई रेलवे ने कुछ कह दिया, रेलवे ने केस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जनरल मैनेजर ने कुछ कहा है, जनरल मैनेजर ने कोई केस किया जो है। जनरल जनरल मैनेजर। मैनेजर की स्टेटमेंट को हम कॉरपोरेशन ऑफ रेलवे इंडिया की स्टेटमेंट समझेंगे। ठीक ठीक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट। लेट्स से कुछ हाई कोर्ट को कुछ कहने को कहा जाए तो रजिस्ट्रार की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, है ना। ऐसे ही हमारे पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर, सॉरी, गवर्नर जनरल, या ना सॉरी गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर गवर्नर। जनरल नहीं। मैं तो अंग्रेज बन गया। गवर्नर ऑफ आरबीआई, जैसे हमारे पास गवर्नर ऑफ आरबीआई है, ऐसे ही हमारे पास एक गवर्नर ऑफ एसबीआई भी होता था। लिखो, गवर्नर ऑफ एसबीआई लिखना अतुल था। मेहता। लिख लो, पूछ सकते हैं, मैंने देखा है वैसे कि ना। आरबीआई से बेसिकली दुनिया के सबसे पुराने बैंक सिस्टम में से। इसके सामने लिख लो करंट सिनेरियो, नोट लिखे तो, करंट ताकि सिनेरियो, कभी कल को पढ़े तो आप एक वो। बार थोड़ा सा कंफर्म कर लें, क्योंकि इस बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है ना, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना।
गवर्नर तो आरबीआई का ही होता है। क्योंकि अब तो स्टेट बैंक है इसका तो जो मर्जी। ऐसा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नर है आरबीआई का, उसी को ही बेसिकली एक डेलीगेशन मिला हुआ होगा इसके लिए, क्योंकि पुराना बैंक आरबीआई से पहले, आरबीआई तो देश आजाद हुआ तब बना, आरबीआई से पहले एसबीआई ही होता था हमारे स्टेट बैंक ऑफ पास। इंडिया। हाँ, आरबीआई से पहले मतलब मेन आरबीआई तो यही है। गवर्नमेंट के खाते भी ऐसा होता हाँ, अभी भी यही संभालता है आरबीआई, तो क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर कानून झाड़ता है, बस और कुछ नहीं। ठीक हो गया। चलो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। अब जैसे वो हमने बंदे बिठाए थे, बंदे बिठा दिया, उनको राइट्स एंड ड्यूटीज दे दी, उनको एक नाम दे दिया, तो कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेशन कह रहे हैं। ऐसे ही जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे पूरी उसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। है पूरे उसकी मतलब सब पैसे। अभी बताता हूँ। जैसे कि जब कॉर्पोरेशन सोल की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि भाई जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवे, वही माना जाएगा। ठीक हो गया ना। तो वो सोल है, कॉर्पोरेशन सोल की बात करो भाई, एक आदमी की अगर बताओ, ये पूरी कॉर्पोरेशन मत बताओ, एक आदमी बताओ भाई, जनरल मैनेजर, हम्म। ठीक है ना। गवर्नर। चलो, एक आदमी बताओ, यानी सोल की बात मत करो, अब एग्रीगेट की बात करो, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। सोल मतलब एक, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल ठीक ठीक है। है ना। चलो, टोटलिटी की बात करो भाई, टोटलिटी की बात तो मतलब यही है, रेलवे, क्या बोलते हैं, रेलवे ऑफ इंडिया। वो खुद में एक जो एंटिटी है। यस, वो कॉर्पोरेशन का, एयरपोर्ट यस, इंडिया। वो एग्रीगेट है। एसबीआई बैंक। हाँ, लिखो फॉर एग्जांपल, यस, सही सही, ठीक है, एसबीआई पहले एग्जांपल एग्जाम्पल लिखो। लिख दे सीधा। हाँ, फॉर एग्जांपल सीधा, ये अगर लिखना है समझ आ जाएगा वैसे तो आ कि जाएगा ना, तो वो लिखो। खुद में जो एंटिटी है वो हो जाएगी, और फिर अगर या तो फिर पर्सन हो जाएंगे सोल में, जिस पर्सन के अराउंड है यस, वो। सोल, और अगेन वो वाले जिसमें ये सोल बंदे अपॉइंट करना और उनको सक्सेसिव आगे डालने का प्रोविजन हमारे पास है। अगर लेट से कोई ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसमें कोई सक्सेसिव ऑफिसर नहीं नहीं अपॉइंट होता है, तो वो हम क्या बोलेंगे उसको, सर वो कॉरपोरेशन नहीं था उसको सिंपल तो। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट है वो। सर जैसे ऐसी कोई कॉरपोरेशन है कि जो अब सक्सेसर है और उसके बाद अब कोई होगा ही नहीं, फिर उसका क्या होगा कॉरपोरेशन का। वो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट है। अच्छा, वो खुद में ही रह जाएगी। यस, ठीक हो गया। अब अगेन, जब हम सक्सेसिव की बात करते हैं, तो ये अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं हम, हिंदू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात नहीं कर रहे। समझ गया सर ये तो। जैसे कि मुकेश अंबानी कल को हम्म। ना रहे, ठीक है ना, तो क्या क्या नाम उसे लगेगा, अनंत, अनंत क्या अनंत अंबानी हो जाएगा सक्सेसर, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम्म। कंपनी अपना बोर्ड स्वयं बना के वोटिंग वाटिंग करके किसी और आदमी को बना सकती है ना। अगर ऐसा सिस्टम होता तो रतन जी, भाई जी टाटा तो खत्म हो गई, कंपनी गिर जाती। है ना, खत्म हो जाती। क्यों, क्योंकि वो कॉरपोरेशन एग्रीगेट है। रतन रतन जी जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन बना के जा चुके हैं टाटा को, वो अब चलता रहेगा। जो फाउंडिंग फैमिली थी, वो नो मोर है, एक भी नहीं है ठीक उसमें। है ना। हाँ, हालांकि अभी भी यहूदियों का ही होल्ड है इसके ऊपर, जूस ही संभाल रहे हैं इंडिया में उसको, 100% जूस ही संभाल रहे हैं। बट क्या है, कोई सोल कॉरपोरेशन नहीं है। कि एक आदमी की चारों तरफ हाँ, जिम्मेदारी। कि एक आदमी कोई सोल, कोई सेंटर है इसका, इस कॉरपोरेशन का, ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे अपना वो था एप्पल था, स्टीव जॉब ने बनाई, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो कॉरपोरेशन सोल नहीं थी, तो क्या करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उसी को हटा दिया, हाँ। कोई दूसरा बना दिया। इंडिया में ये भारत के को फाउंडर को ही यस, हटा तो दिया। ये जो एप्पल कॉरपोरेशन है, ये क्या है, ये कॉरपोरेशन एग्रीगेट, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गए ना। चलो, सर एग्जाम्पल दिखाना पड़ा। हाँ, लिखो, लिखो, एसबीआई, स्टेट। आरबीआई, लिखो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एलआईसी, एलआईसी इंडिया, और एक लास्ट, एक पुराना एग्जांपल लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको दोष दे अब, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी में किसके खिलाफ केस करे, इसने देश गुलाम करके बर्बाद कर दिया। नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यह एक कॉरपोरेशन इन एग्रीगेट है। सर वैसे चीज तो दोनों सेम ही है। हाँ, सेम ही है, सिर्फ सेंट्रिकल पर्पसेस से, कि अगर वो ठीक है ना। पूछें कि कॉरपोरेशन सोल है तो इसमें जो कोई पर्सन होगा मेन उसको बोल देंगे। हम्म, तो अगर कॉरपोरेशन है तो, एग्रीगेट है तो
अगर है तो जैसे अब ऐसा कोई बताना जिसमें नहीं है। जिसमें कि नहीं है, जैसे कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई जैसे रिलायंस कॉरपोरेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट से भाई अंबानी खत्म हो जाए, मुकेश अंबानी खत्म हो जाए, क्या जरूरी है कि अंबानी के बाद जो है अनंत ही इसको उसका सब क्या है कि इसका मालिक बन जाएगा? नहीं, अनिल की फैमिली में से कोई, या फिर अनिल भी हो सकता है इसका, ठीक हो गया, जैसे अपना स्टीव जॉब वाला किया था, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, देखो जो कॉरपोरेशन इन सोल है, ये कंपनी को स्वयं को संभालने की व्यवस्था है। भाई कोई कॉरपोरेशन कैसे संभालती है, कोई कॉरपोरेशन अपने आप को उसके सोल में, उसके सेंटर में एक सोल पर्सन खड़ा कर देती है, ठीक है। वो संभालेगा, ठीक है ना। अब जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, वही तो। जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे का क्या मतलब है? वो आईएएस है सबसे बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट का, वो पूरी रेलवे ऑफ इंडिया संभाल रहा है। अगर रेलवे को किसी बिल्कुल लेमैन से डीलिंग करना है तो भी वो संभाल रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि उसी ने बनाए हुए रूल्स के हम्म, सारे, ठीक है जी। वही सरकार के साथ सवाल जवाब में सवालों में लगा हुआ है, ठीक है जी, वही कर रहा है। और ये कॉरपोरेशन कर रही है बेसिकली, तो कैसे? वाया जनरल मैनेजर। क्यों कर रही है? क्योंकि जो रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जनरल मैनेजर बिठाने की व्यवस्था है। ठीक है सर। जैसे अगर वो पर्सन जनरल मैनेजर कुछ कहेगा तो इसका मतलब इंडियन रेलवे ने कहा है इसी यस, बात को। इंडियन रेलवे ने कहा ठीक है, ठीक है ना। ये हो गई। अब जैसे आ जाओ, ये अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। हो गई। अब हमारे देश में कितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? सर हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में है। यानी क्या देश की कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? नहीं है, ठीक है ना। यानी कि क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक डिपार्टमेंट है जो कि सेक्रेटरीट में आता है बेसिकली, क्या देश में जैसे जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे बैठा हुआ है, क्या कोई जनरल मैनेजर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बैठा हुआ है, कोई जनरल कमिश्नर बैठा हुआ है? वो नहीं तो बैठा हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो, ठीक है ना। बट कॉरपोरेशन लेवल पे नहीं है, पूरे यूनियन लेवल पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, ये हमेशा कॉरपोरेशन ऑफ एग्रीगेट होती है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट में समझा पढ़ा जाता है ठीक इसे। है। ठीक हो गया। लिखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लिखा है सर। चलो ठीक है। आओ, अब एग्रीगेट के टुकड़े कर देते हैं। एग्रीगेट के टुकड़े किए थे ना हमने। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। हाँ, दो टुकड़े कर लो, पहला लिख लो, या फिर सीधा सिंपल पेज के बीच में ही कर लो। एग्रीगेट लिख के एक तरफ ट्रेडिंग कर लो, एक तरफ नॉन ट्रेडिंग कर लो। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इनका धंधा देखना है, ट्रेडिंग का धंधा है या ट्रेडिंग का नहीं है। अगर ट्रेडिंग का धंधा है तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एग्रीगेट में डाल दोगे। अगर वो ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, व्यवसायिक व्यवसाय का काम नहीं बिजनेस। करते हैं, तो किसमें? नॉन ट्रेडिंग के अंदर डाल दोगे, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है जैसे इसके अंदर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही हो गया नॉन ट्रेडिंग में। शाबाश, वेरी गुड, लिखो। नॉन ट्रेडिंग में शाबाश, बहुत बढ़िया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एसबीआई आरबीआई, किस में डालोगे? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, लिखा तो नहीं ना। नहीं नहीं, अभी तो ये लिखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही सोचो, लिखा। एसबीआई सर बैंकिंग सिस्टम है सर, वैसे तो बैंकिंग है, ट्रेडिंग है, कर रहे हैं, बिजनेस तो कर व्यवसाय ही है, रहे ट्रेड का मतलब व्यवसाय, हैं, ठीक है ना। बिजनेस ही है। इधर ट्रेडिंग वाले में फिर एसबीआई डाल दो, एसबीआई इधर डाल रहे हो तो आरबीआई भी इधर डाल दो, ठीक है ना। सोचो लिखने से पहले। एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस। सर वेलफेयर भी है लेकिन बिजनेस भी कर रही है। बिजनेस है, एल आई सी हाँ। लिखिए इधर, ट्रेडिंग में लिखो एल आई सी। सर जो इंडियन रेलवे है हम्म, उसको भी धीरे धीरे डालेंगे। हाँ, बिजनेस कर रही है तरीके बिल्कुल से। डालो। बट अगेन, वो आपने ऑलरेडी जो है रेलवे जो है ऑलरेडी वो कॉरपोरेशन सोल में डाल रखा है, हाँ। यहाँ नहीं लिखोगे फिर। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एक कॉरपोरेशन ऐसी वो सोल भी है और वो एग्रीगेट भी है, ये सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। रिलायंस कॉरपोरेशन के सोल में एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको कॉरपोरेशन सोल नहीं कह रहे। तो जैसे जो ये एसबीआई है इसके हर रीजन वाइज मालिक अलग अलग होंगे। हाँ। पूरे इंडिया लेवल पे कोई एक नहीं है। हम्म हम्म इसका ये मतलब है एग्रीगेट सोल का। हम्म हम्म, हम्म, कि जैसे
सेंटर में कोई एक जरूर पर्सन होगा, हम्म जैसे पूरा इंडिया है उसका एक प्राइम मिनिस्टर है, हम्म और जैसे किसी स्टेट के सीएम से अलग अलग है, हाँ तो ये सारा इसमें आ जाएगा एग्रीगेट में। हम्म और पूरा इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो सोल उसमें आ जाएगा कॉर्पोरेशन में। हम्म। हम बस क्या है कि थोड़ा सा ना इसको अलग अलग ही रखेंगे। ठीक है सर। एसबीआई, आरबीआई और एलआईसी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा दिया मैंने। ठीक है ना? चलो, अगर हाँ लिखना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं। अगेन, रेलवे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेलवे के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वेलफेयर भी है, बिल्कुल, गवर्नमेंट का है। बिल्कुल। देखो, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा क्योंकि नई नई पटरियां भी बिछानी है, नए नए ब्रिजेस भी बनाने, नई नई ट्रेन भी लॉन्च करनी है। अब तो लेकिन वैसे लोग उसमें रहती है, ठीक है होना ना? चाहिए। ना, अपनी अपनी तो पूरी उसमें चल रही। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पिछले 10-12 सालों में कितनी, जितनी पिछले 70 सालों में ट्रेनें लॉन्च नहीं हुई इतनी तो लॉन्च हो चुकी हैं। वंदे भारत 7-8 हो चुकी है अब तो। ठीक है ना? ये और वो कोंकण एक्सप्रेस क्या और फलानी कामाख्या एक्सप्रेस वाली क्या। भी चली है, यस, अच्छी है सर ये ट्रेन। बिल्कुल, सारी बढ़िया है। देखो कितनी, अब ये मान लो प्रॉफिट ना हो तो फिर नहीं हो पाएगा। नाना नानी सी में आई थी वहाँ से यहाँ तक। हम्म। अब की बारी है, देखो अच्छा है। अब तो 500 बाहर से रुपये की टिकट है, और वैसे कोई और भीड़ बढ़िया भाड़ रहता शानदार नहीं है, शानदार सफर साफ होता है, सफाई और होती बढ़िया है। जैसे वो होता है ना हवाई जहाज में लेके घूमते रहते हैं ऐसे। अच्छा है, ट्रेन अच्छी है। प्रॉफिट कमा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक हो गया? चलो, सोचो, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HBSC सर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, शाबाश, लिखो नॉन ये ट्रेडिंग ट्रेड में। नहीं कर रहा कोई। एचबीएससी लिख लो। एचबीएससी लिख रहे हो तो सीबीएसई सेम। सेम में लिखो। सीबीएसई एचबीएससी दोनों के दोनों नॉन ट्रेडिंग के अंदर लिखो। हालांकि है कॉरपोरेशन। है कॉर्पोरेट अफसर है। अच्छा, लो एमडी यूनिवर्सिटी। MD यूनिवर्सिटी, ये भी सेम इसमें है, नॉन नॉन ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग लिखो। पीजेएमएस सेम इसमें है। इसी में लिखो। और PGIMS के इसके ऑपोजिट में अगर इसकी मेदांता हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये ट्रेड कर रहे हैं, ये ट्रेड है। बिजनेस है इनका। ये बिजनेस है। ये तो दोनों अपने इसमें पूरे व्यवसाय के लिए लगे हुए हैं। अगर मेदांता कॉरपोरेशन है तो कॉर्पोरेशन ही है, मेदांता पक्का। कंपनी है, और क्या। ठीक है, लिखो। उनके हॉस्पिटल्स की चेन है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ, GD समझ बैंक का रहा लिख देता हूँ, उनके कॉलेजेस की चेन है, ट्रेड कर रहे हैं। हूँ। MDU हाँ, की तरह ऐसे लिखो वेलफेयर लिखो थोड़ी करा रहे लिखो हैं। लिखो लिखो। बट ये अपने समझने के लिए लिखना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अगर इंटरप्रिटेशन के नहीं साथ नहीं, अगर वहाँ पे पूछेगा तो फिर एग्जाम्पल्स मुश्किल ये हो जाएगी। डालूंगा थोड़े, हम्म, जो सदाबहार एग्जाम्पल है वही डालूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल की बात करेंगे तो प्राइवेट चाहे सरकारी नॉन ट्रेडिंग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया? क्योंकि स्कूलों बच्चों को शिक्षा देना व्यवसाय की कैटेगरी से बाहर निकाल के रखा हुआ नहीं इसमें तो हमने तो ये माना है ना, जैसे मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, है। ये ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ये वो है ना, प्राइवेट लिमिटेड है ना, हाँ हाँ। ये तो कॉर्पोरेशन है। अरे यार, ये क्या हो गया? चलो, ये हटा दिया। चलो, तीसरा प्रकार लिख लो, क्वासी कॉरपोरेशन। अर्ध सरकारी। आभासीय कॉरपोरेशन। अब क्वासी कॉरपोरेशन किसको कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं, लिख लो ये, जिस पर डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेशन पार्शली अप्लाई होती है। इंडियन पर्सपेक्टिव में तो खैर इसका एग्जांपल नहीं मिलेंगे, फॉर एग्जांपल लिख लो, इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहे इसके ऊपर ना। फॉर एग्जांपल लिखो, लिखो चर्च वार्डन्स, लैंड, दूसरा एग्जांपल लिखो, लैंड होल्डर फॉर प्रोवेंशियल पर्पसेस। तीसरा एग्जांपल लिखो, लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ लंदन। चलो, अब दूसरे नंबर का आर्टिफिशियल पर्सन लिखो, लिखो इंस्टीट्यूशन।
अब देखो सिंपल समझ लेते हैं, फिर आपको लिखवा दूंगा। अब कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन क्या थी कि कुछ बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना, और इकट्ठे होकर एग्रीगेटली क्या नाम दे रहे हैं अपने उस इकट्ठे, अपने उस ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं, अपने ग्रुप को बोल रहे हैं कि ये कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बंदे इंडिविजुअली इकट्ठे होकर अपने आप को कॉर्पोरेशन का नाम ना देकर अपने आप को इंस्टीट्यूशन का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल इतना सा है। अब लिखो जरा, लिखो कॉर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ personification is not a group or series of persons but an institution, ठीक है ना। वो कॉरपोरेशन नहीं बना रहे हो, बस वो सिंपल एक संस्था बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट को संस्था बोलते हैं बेसिकली, ठीक हो गया। ये तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा जो बड़े लेवल पे काम करता है, सोचो। इंस्टीट्यूशन ऐसा। हम्म, हाँ वो तो है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM। यस, एम्स, IIT हो गया। आईआईटी हो गया। ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है। ये बड़े लेवल पे बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं इसके साथ में, लेकिन अपने आप को कॉरपोरेशन ना बोल के अपने आप को इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं। ये क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक होगा। तो इंस्टीट्यूशंस आप भले ही लिख सकते हो, आईआईटी, आईएम। एग्जाम्पल। हाँ लिखो, लिखो तीसरे प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन, लिखो फंड। अच्छा फंड। हाँ, फंड और अस्टेट। जब, लिखो जब कॉर्पस कोई फंड है या अस्टेट है जो स्पेशल यूज के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए डिवोट कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, मठ, फॉर एग्जाम्पल मठ। और दूसरा एग्जाम्पल लिखो, टेम्पल। तीसरा लिखो आइडल, जो, आइडल। हाँ जो मूर्ति, IDOL, जो मूर्ति रखी है टेम्पल में। चलो जी, और लिखो ट्रस्ट एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट लिखो चैरिटेबल फंड। नेक्स्ट अगर लिखना है तो लिखो प्रॉपर्टी ऑफ ए डेड मैन। हो गया सर। एक लास्ट लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ बैंकक्रप्ट। थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाएगा ये। पूछ लेते हैं बाय बाय द नेम, पूछ लेते हैं बाय डिफॉल्ट। सही, लिखो जरा। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज। आपकी लीगल पर्सनैलिटी सारी की सारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ थ्योरीज रहेगी। लिखो नंबर 1, फिक्शन थ्योरी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज था ना। कॉर्पोरेट पर्सन, हाँ हाँ, ये लीगल हेडिंग में। पर्सनैलिटीज था ना। तो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होगा, थ्योरीज ऑफ। हाँ, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज, हाँ। नंबर 1। फिक्शन थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेट, हम किस लिए कॉर्पोरेट या किस लिए किसी को आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी बोल रहे हैं।
थ्योरी क्या होती है उसके पीछे। इसका जनक कौन है? इसका जनक है सेविग्नी। फिक्शन थ्योरी का। हाँ, फिक्शन थ्योरी के आगे ब्रैकेट में लिख लो सेविग्नी। ठीक है। सिंपल लिखो, पर्सनैलिटी अटैच्ड। थ्योरी में लिखना नहीं। हाँ, अपने शब्दों में लिखना तो अपने शब्दों में लिखो। पर्सनैलिटी अटैच्ड टू कॉरपोरेशन, कॉमा इंस्टीट्यूशन, कॉमा फंड्स, कॉमा बाय अ प्योर फिक्शन। ये जो पर्सनैलिटी अटैच कर दी गई है ना ऐसे इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन और अपना फंड्स एक्सेट्रा से, ये फिक्शन के कारण है। यानी फिक्शन क्रिएट कर दिया है। क्या फिक्शन समझते हो ना? फिक्शनल। कि हाँ, कि आर्टिफिशियल पर्सन बोल दो इनको। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोल दो क्योंकि इनके खिलाफ भी केस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, इनको भी तो केस करने पड़ सकते हैं। फिक्शन और रियलिटी से परे है। हाँ, ठीक है ना, ये रियल नहीं है। चलो, नंबर टू लिखो, थ्योरी। इसी के कारण दूसरी थ्योरी क्या है? ये रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी को देने वाला कौन है? GIERKE, जर्क या जिरके जो भी है। ये फिक्शन थ्योरी को नकार रहा है। ये क्या कह रहा है? लिखो, एवरी ग्रुप, है ना। ये देखो, ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन बना रहा है? ये ओरिजिनल आदमी मिलकर ही तो बना रहे हैं। अगर आदमी ना हो तो फिर ये फिक्शनल भी नहीं बनेगा। मतलब नहीं इसका। तो एवरी ग्रुप हैज ए रियल माइंड, कॉमा रियल विल एंड रियल पावर ऑफ एक्शन। सही। चलो जी। henceforth, इसी कारण से एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरपोरेशन इज रियल एंड नॉट एग्जिस्टेंस फिक्शनल। ऑफ henceforth एग्जिस्टेंस ऑफ। कॉरपोरेशन इज रियल, नॉट फिक्शनल। रियलिस्टिक थ्योरिस्ट क्या कह रहे हैं? कि देखो, जो ग्रुप मिलकर ये कॉरपोरेशन बना रहे हैं उनके पास असली दिमाग है, उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी इच्छाएं असली है, उनकी पावर एक्शन करने की वो भी असली है। तो अब ये मिलकर जो ग्रुप जिसको कलेक्टिवली कॉरपोरेशन बोल रहे हैं, तो वो भी रियल है, वो फिक्शन का है, वो भी रियल है। हाँ, ठीक एक बात है, तरीके से रियल ही हो गया। सही बिल्कुल कह ठीक रहे बात हो। है। ये इसी कारण से एक 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 पॉइंट अलग से एक्स्ट्रा अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इनकी एग्जिस्टेंस इतनी रियल है कि स्टेट भी इसे रिकॉग्नाइज करता है। हम्म, ठीक है जी। तीसरी थ्योरी लिखो, कंसेशन थ्योरी। CONCESS, कंसेशन थ्योरी। डीके, डीके ने दी है, DICEY। I see। लिखो, कुछ पर्सनैलिटी इसलिए पर्सन समझी जाती है क्योंकि स्टेट उन्हें कुछ कंसेशन देता है। एक लाइन छोड़ के लिख लो, ये पर्सनैलिटियां ना तो फिक्शनल है
ना रियल है। यानी डीके जो है वो उसने फिक्शन थ्योरी को भी नकार दिया और रियलिस्ट थ्योरी को भी नकार दिया। चलो जी, नंबर 4 लिखो, ब्रैकेट थ्योरी। BRACKET, ब्रैकेट समझते हो ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट थ्योरी लिखो। किसने दी थी? हम्म, किसने दी ये? ये इसका ब्रैकेट नहीं। हाँ, ये पता नहीं चला किसने दी। चलो लिखो, इन पर्सन्स को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है सिर्फ कन्वीनियंस के नाते। ठीक है ना, और इनके चारों तरफ एक ब्रैकेट फॉर्म कर दी जाती है। ठीक हो गया, सिंपल। एक एक पर्सनैलिटी को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दे दी और जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज मिली है उसको ब्रैकेट में कर दिया। अब ये ब्रैकेट जिस पर्सनैलिटी के चारों तरफ लग जाएगा वो पर्सन बन जाएगा, लीगल पर्सन बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी तुम्हारी क्या है, ब्रैकेट थ्योरी। ठीक है ना, अगर चेक करना है ये पर्सन कैसा है तो मतलब कहने का क्या है, ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा आपको। ठीक। जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तब मतलब जैसे लिफ्टिंग ऑफ वेल हो जाता है ना, फिर पता लगता है ये तो आर्टिफिशियल है या कैसा है। ठीक हो गया, चलो लास्ट थ्योरी लिखो, ऑर्गेनिज्म थ्योरी। ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। ये थ्योरी क्या कहती है, लिखो, कॉरपोरेशन, इसका भी नहीं पता सर, बताऊँ? इंपॉर्टेंट नहीं, कॉरपोरेशन इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। इसके मेंबर्स ही इसके अंग हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में अंग लिखो, अंग, अंग बराबर में कर लो, अंग बराबर में लिम्स, कोमा हेड, और अदर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। हाँ सर। क्यों है जी, चलो। थ्योरी कंप्लीट। बस एक लास्ट टॉपिक ही है कि मैं आपको कुछ बंदे बताऊंगा, आपने पता करने हैं कि ये लीगल हैं या फिर फिजिकल है। ठीक होगा ना। लीगल है या फिर फिजिकल है? हाँ, मतलब ये असली बंदे हैं या फिर ये आर्टिफिशियल फिक्शनल है। है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटीज हैं या सिंपल पर्सन नेचुरल है। ठीक है। ठीक है ना, एक लास्ट लाइन इसी टॉपिक में लिख दो, कॉरपोरेशन को और ऑर्गेनिज्म थ्योरी वाले सोशल ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। सोशल ऑर्गेनिज्म। हाँ, सोशल ऑर्गेनिज्म कह हाँ। चलेगा। रहे। ठीक है जी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसी में से फंस जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, भाई ये बताओ ये बंदा क्या आर्टिफिशियल है या कैसा है। ठीक है, नंबर 1 पे लिखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखो, ये ज्यूरिस्टिक पर्सन है।
जुरिस्टिक पर्सन है। क्या मतलब चलता है? जुरिस्टिक पर्सन मतलब मतलब आर्टिफिशियली है। ये आर्टिफिशियल है? हम्म। समझ नहीं फिर बात कैसे। अब अगेन कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा तो अब वो नॉर्मल आदमी नहीं रहा है, ठीक है ना, वो मेयर एक पोस्ट है। अच्छा यहाँ पे ठीक है ना। प्रेसिडेंट की कुर्सी की बात हो रही है। हाँ प्रेसिडेंट की, हाँ उसकी पोस्ट की बात हो रही ठीक है ठीक है, है ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो सिटीजन नंबर 1 है ना। वो हाँ वो प्रेसिडेंट है, वो जो आदमी बना प्रेसिडेंट है वो पहला नंबर का नहीं है। ठीक है सीधी फिर सिंपल समझ। सी बात है। अब सिटीजन है वो। अभी तो जैसे द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, वो तो पता नहीं कितने नंबर की सिटीजन है, अदरवाइज आप उनकी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 150 करोड़ लोगों में से देखोगे। कब क्या पैदा हुई। वो प्रेसिडेंट होने के नाते नाउ शी इज द सिटीजन नंबर 1 ऑफ ठीक है समझ इंडिया। ये एक जुरिस्टिक पर्सन। गया। तो आर्टिफिशियल ऐसे भी लिख लिखो। लो ना इसको ब्रैकेट में। हाँ बिल्कुल लिखो जुरिस्टिक पर्सन। ब्रैकेट में आर्टिफिशियल भी। जुरिस्टिक। जुरिस्टिक तो लिख दिया। हाँ बस इतना काफी है। ठीक। ठीक है ना। देखो आर्टिफिशियल लिखोगे तो फिर बीच में फिर या तो आप उसको कॉरपोरेशन कहोगे, हम्म। या फिर इंस्टीट्यूशन कहोगे, या फिर फंड ऑफ स्टेट कहोगे। दोनों ही। कॉरपोरेशन कह नहीं सकते, इंस्टीट्यूशन कह दें, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, क्या। प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ठीक है। सही। फंड्स और स्टेट एसेट्रा नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ फंड नहीं है। ठीक हो क्या। तो जुरिस्टिक पर्सन ज्यादा सेफ वर्ड है। ऐसे लिखो पीएम ऑफ इंडिया। सिंपल लिखो नॉट अ लीगल पर्सन। क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है पीएम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में? है। नहीं है। पीएम के अपॉइंटमेंट के लिए तो है ही। नहीं, कोई भी नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का बताया गया है कैसे चुनाव होगा, ऐसे पीएम के विषय में बोला ही नहीं हुआ। सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई पीएम जो है वो जो मंत्रिमंडल है उसके और द्वारा चुना राष्ट्रपति उसके जाएगा। बीच में ब्रिज का काम करेगा, ब्रिजिंग का काम करेगा। अब ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के हैं। हाँ सिंपल क्या है, जो भी पार्टी विनिंग है वो डिसाइड करती है, उसमें उसका बस लीडर जो वो उसमें बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है। हम्म, ठीक। ठीक हो गया ना। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ। डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, लॉ डिपार्टमेंट का डीन। सोचो क्या है, लीगल है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। नॉट ए लीगल पर्सन। क्यों? क्योंकि वह केस भी कर सकता है और उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। सर लीगल पर्सन और नॉट ए लीगल पर्सन को बाइफरकेट कैसे करें। बाइफरकेट सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर जो पर्सन की जो हम जो चैप्टर किया है उसके अंदर दो ही प्रकार के पर्सन समझ रहे हैं, एक नेचुरल, ठीक है। एक लीगल। नेचुरल एक लीगल। ठीक है ना। नेचुरल हार्ड मास वाला, लीगल जिसके पास हार्ड मास है नहीं है ये कोई कंफर्मेटी नहीं लीगल है। एंटिटी है लेकिन उसकी। हार्ड मास वाला भी एक लीगल पर्सन हो सकता है, बिना हार्ड मास वाला भी एक लीगल पर्सन हो सकता है। तो पीएम की और डीन की इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं नॉट ए लीगल पर्सन, पीएम के लिए आपने लिखा नॉट ए लीगल पर्सन। है। नॉट लिखा हुआ है लीगल हाँ। पर्सन नहीं है। हाँ ये लीगल पर्सन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एजेंट है। देखो पर्सोनिफिकेशन देने का तो काम कहीं से तो होगा। प्रेसिडेंट को तो देखो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है हमारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल पर्सन है वो ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी है वो। ठीक होगा। हाँ आप आगे देखो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं कह रहा। तो अब क्या है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि फलाना परिवार फलाने परिवार का फलाना लड़का या लड़की बड़ा या छोटा जो भी वही बनेगा? क्या ऐसा लिखा? नहीं लिखा। तो क्या है, किसी भी बंदे को वो पोस्ट के ऊपर डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अब उस डेजिग्नेशन के ऊपर जाते ही अब वो मनुष्य लेमैन नहीं रहेगा, वो प्रेसिडेंट हो जाएगा, वो एक आर्टिफिशियल एक लीगल पर्सन बन जाएगा। ठीक है। उसके ऊपर केस कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। उसके प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल कॉमन आदमी नहीं रहा, अब वो आर्टिफिशियल वो लीगल पर्सन बन गया। हालांकि हार्डमास का शरीर है उसका, है ना। चलो ऐसे ही लिखो नेक्स्ट, अनबोर्न पर्सन।
लिखो, लीगल पर्सनैलिटी कैन बी सस्टेन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। क्यों? क्योंकि अनबोर्न अभी पैदा नहीं हुआ, यानी वुम्ब में है ना? तो लिख लो चाइल्ड इन वूम। नेक्स्ट में कर लो या फिर इसी में एक्सप्लेन कर लो नीचे, चाइल्ड इन द वूम। कैन बी ट्रीटेड एज ए पर्सन बाय exercising a legal fiction as already born। ठीक हो क्या? स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अनबोर्न है, ध्यान रखना, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको लीगल पर्सन बोल देते हैं। ठीक है, सक्सेशन वगैरह। हाँ, जैसे कि पार्टीशन कर रहे हो आप, ठीक है ना, बच्चा पेट में है, ठीक है जी, अभी पैदा नहीं हुआ, पता नहीं जिंदा पैदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ठीक है उसका ना, राइट क्रिएट हो गया लेकिन है। हाँ उसके लिए भी एक पोर्शन निकाल दिया है। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नंबर लिखो, माइनर। लिखो, इट इज अ पर्सन बट एक्ट थ्रू गार्जियन एक्सेट्रा। पर्सन तो है बट ये गार्जियन के थ्रू ही एक्ट करता है, पर्सनली एक्ट नहीं कर सकता है। डिट्टो पे लिख लो। नेक्स्ट नंबर नंबर 6 लिखोगे ना? हम्म। लिखो लूनेटिक। अगर इंटरवल में है तो खुद कर लेगा, अगर इंटरवल में नहीं है तो कोई बात नहीं, वो गार्जियन नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही काम करेगा। सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। मैंने हटा तो दिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डेड मैन। लिखो, जैसे मरेगा वैसे ही एग्जिस्टेंस खो देगा। उसके बाद उसके द्वारा क्रिएटेड उसके द्वारा क्रिएटेड, लिखो, क्या चीज़ है? उसके बाद मर जाएगा, जैसे एग्जिस्टेंस खो देगा, हम्म, जिसके बाद उसकी डेथ। मृत्यु के बाद उसके द्वारा क्रिएटेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट्स कर लेना को बैलेंस करने का काम किया जाएगा। बस वो जो कुछ भी छोड़ के गया है, जिसके कारण उसके बच्चों में आपस में लड़ाई वगैरह हो रही, बस उसको बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं, नथिंग। लिखो नेक्स्ट, लिखो आइडल। आइडल क्या है? अभी रिसेंटली राम मंदिर का केस खत्म हुआ है, लीगल पर्सनैलिटी है। रामलला ने स्वयं केस लड़ा हुआ। लीगल यस, पर्सनैलिटी है। तो क्या है? लीगल पर्सनैलिटी। आइडल में लिखो लीगल पर्सन। ऐसे ही सोवरन, SOVEREIGN, कोई सोवरन है, ये तो पहले ही प्रभु सत्ता संपन्न बोल रही है, ये तो ऑफ कोर्स ये तो लीगल पर्सन है ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। हाँ, कहो। खाली इंडिया है सर, नेशन, खाली इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। और इंडिया में कोई हो जिसकी जो बहुत सोवरन हो, उसकी सोवरेनिटी बिल्कुल अलग है, जैसे चीफ जस्टिस, हाँ, ठीक है ना, लीगल सुप्रीम पर्सनैलिटी। कोर्ट। लीगल लिखो। पर्सनैलिटी हो जाएगा ना। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ लिखो इंडिया। नेक्स्ट नंबर 10, यूनिवर्सिटी। नंबर 11, पार्टनरशिप फॉर्म।
यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगी, ये लीगल? हाँ सब लीगल। अब नेक्स्ट आगे सब लीगल है। पार्टनरशिप फॉर्म लिख लिया? लिखो लास्ट, ट्रीज एंड रिवर्स। लास्ट है ये? हाँ, हमारे देश के पर्सपेक्टिव से समझना इजी हो जाएगा। हम तो देखो पत्थर का आइडल बना लेते हैं, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। कितना सुंदर कंसेप्ट है ना? अब जैसे पत्थर जो है भगवान ने बनाया है, ऐसे ही ट्रीज और रिवर्स भी भगवान ने बनाई है, तो ये भी पूजनीय है। ठीक है ना? हम तो गंगा को माता बोल देते हैं, ठीक है ना? और पीपल में जोत लगा देते हैं ना, बरगद के नीचे जोत बत्ती लगा देते हैं, तो ये भी क्या है, लीगल पर्सन। ठीक है ना? अदरवाइज नहीं है लीगल पर्सन, सिर्फ पर्सपेक्टिव के हिसाब से। चलो, कंसेप्ट खत्म। ये नेक्स्ट करो, ओनरशिप। सर इसके नॉट लीगल पर्सन के एक आधा एग्जांपल और बता सकते हो, समझ में आएगा। नॉट लीगल पर्सन, जैसे यू एंड मी। हम लीगल पर्सन नहीं हम लीगल पर्सन नहीं है, हम तो नेचुरल पर्सन है। है। ठीक हो गया? जैसे कि विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ। अच्छा, मतलब लीगल पर्सनैलिटी मतलब जिसको पर्सनैलिटी का टैग बाय लीगल मिला, बाय द लॉ यस, मिला वो वो। पर्सन सिर्फ लॉ के हिसाब से है, अदरवाइज हार्ड मास है नहीं है, उसका कोई मटेरियल नहीं है। वो जैसे कोई, कोई कंपनी है उसको हमें लॉ तो कह के रहे द्वारा पर्सनैलिटी मिली है। विद इंस्टीट्यूशन ऑफ, जैसे ये रजिस्टर्ड संस्था है, इंस्टीट्यूशन है तो संस्था लीगल बोलो, पर्सनैलिटी है भाई। तो ये खालस लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है? मतलब अब इसके अंदर मैं हूँ सारा सेंटर ऑफ पावर। ठीक है ना? लेट से मैं इसको कॉर्पोरेशन बोलूँ, कल कोई बहुत बड़ा हो जाए इंस्टीट्यूशन, मैं इसको कॉर्पोरेशन बोल दूँ, ठीक है? तो फिर ये कैसा रहेगा, कॉर्पोरेशन सोल। सो आपके हिसाब से। ठीक है ना? हाँ, समझ गए ना? ये एग्रीगेट नहीं रहेगा। सिंपल ऐसा ही है। भाई और अब और बड़ी कंपनी हो जाए, बोर्ड ऑफ ये मेंबर लो, डायरेक्टर हो जाए। एग्रोमोल। एग्रोमोल आर्टिफिशियल पर्सन है। यस, आर्टिफिशियल पर्सन है ये सरकारी संस्था ही है। ठीक है ना? अब देखो जैसे बाहर क्या लिखा हुआ, खालस एग्रोमोल लिखा हुआ है। जैसे आप आगे वाले उसमें जाओगे ना, लॉबी से में जाओगे, ये पता नहीं इधर है, नहीं यहाँ तो नहीं है ना, जहाँ वो हुड्डा साहब का वो लिखा हुआ कि हुड्डा साहब के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है फलानी फलानी तारीख को, उसमें देखना इसका नाम क्या है। ठीक है ना? या जहाँ पे वो नेम प्लेट पूरा एड्रेस लिखा हो ना, रजिस्टर एड्रेस लिखा हो, तब हम देखेंगे भी एग्रोमोल का पूरा नाम क्या है। ये कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, ये डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, बोर्ड है, फंड है। ठीक है ना? उसमें पता लगेगा। अदरवाइज एग्रोमोल क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है ना? चलो, आओ जरा ओनरशिप। सिंपल लाइन में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, राइट ऑफ ओनरशिप एक मोस्ट कंप्लीट और सुप्रीम राइट है जो किसी के द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है। जितने भी जूरिस्ट हैं वो इस बात पर सहमत हैं, वो ये बोलते हैं कि ओनरशिप एक ऐसा सुप्रीम राइट है जो कोई भी एक्सरसाइज में ला सकता है। लिखो जी, सालमन क्या कहते हैं, सालमन क्या डेफिनेशन दे रहा है? लिखो, ओनरशिप डिनोट्स। सलमान हर चीज पे बोल रहा है। हम्म, ये तीन तो लगभग लोगों पढ़ोगे, सालमन, हॉलैंड और ऑस्टिन। हाँ, क्या है, ओनरशिप डिनोट्स रिलेशंस बिटवीन अ पर्सन एंड एन ऑब्जेक्ट forming the subject matter of his ownership। ठीक हो गया जी? यानी ये संबंध को दर्शाता है किसी भी मनुष्य
और कोई भी आर्टिकल के बीच में मैं मालिक हूं इसका। मैं स्कूटर का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, आई एम द रजिस्टर्ड ओनर। ठीक हो गया, आई एम द लाइसेंस्ड ओनर। ये क्या है, ये ओनरशिप बताता है आपको। चलो जी, देखो जरा ऑस्टिन क्या कह रहा है। ऑस्टिन की लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल, ये हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज लिखता है। देखो, ओनरशिप इज अ राइट indefinite in point of user, comma unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration। ठीक है जी, लिखो इट इज ए राइट इन रैम। एक लाइन छोड़ के लिखना तो एक लाइन छोड़ के लिख दो, वरना कंटिन्यू कर लो। इट इज ए राइट इन रैम विच इज अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। सारे संसार के अगेंस्ट में राइट अवेलेबल है ना। जैसे ओनरशिप के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन करवा लेते हैं। चलो जी, लिखो हॉलैंड क्या कह रहा है। लिखो ओनरशिप is a plenary control PLENARY over an object, over an object, over an object which is exercised in its primary and fullest sense over physical objects only। है, हो गया, ठीक है। चलो अब इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख लो ओनरशिप के। का करेक्टर लिख लो, क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, ऑस्टिन की डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीन पार्ट बना लेने से। लिखो इंडेफिनेट इंडेफिनाइट होता है बेसिकली, इंडेफिनाइट इन पॉइंट ऑफ यूजर। दूसरा क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। unlimited in point of duration, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। क्लियर है, हाँ कैसे बताओ जरा। सर जैसे इंडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर मतलब ये इंडेफिनेट कह रहा है यूजर के पॉइंट से, मतलब जो भी इंडेफिनेट का क्या मतलब मतलब ओनर जो चाहे वो यूज कर सकता है हाँ इसको बस प्रॉपर्टी। इसका ये यूज कर सकते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके डिस्पोजिशन पे कि मतलब उसको डिस्पोज ऑफ कब करना है उसको, ओनर जैसे चाहे जैसे वैसे चाहे डिस्पोज वैसे ऑफ करे। हाँ जैसे चाहे वैसे करे। ठीक है ना। और और अनलिमिटेड इन ड्यूरेशन है, यस, टाइम की भी जब कोई तक बाउंडेशन नहीं है, जब ओनर तक वही वो रहेगा। खुद अलाइनेट नहीं कर देता, हाँ प्रॉपर्टी को बेच नहीं देता, तब तक उसके पास रहेगी। कोई पूछे कब तक, बिना बेचेगा तो पूरी उम्र तक अपने पास चाहे रखेगा। उसको दान करके डिस्पोज करनी है उसकी मर्जी है, कोई हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो उसमें आ जाएगा डिस्पोजिशन में।
सर इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ यूजर उसको कैसे मतलब यूज करनी चाहिए, यस आग लगा दे अपनी प्रॉपर्टी यस, को। कैसे यूज करे वो, उस पे कमरे बना के लोगों को फ्री में दे दे, हाँ, ठीक है, कुछ भी करे उसका, ठीक हो गया। चलो। पर इसकी तो सर डीमेरिट्स भी क्रिएट हो जाएंगे अगर ये ऐसे कहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड नो डिस्पोजिशन। नो, सर हो सकती है सर, जैसे कि जैसे कि सर जैसे कि किसी की गाड़ी है, हाँ अब उसको उसे कैसे यूज करना, हाँ, कैसे यूज करे, उसको अपने कैसे दोस्तों को दे दे। गलत काम में use कर-। अगेन दोस्तों को यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है। उनको मालिक नहीं बना रहा। उसने क्या करा, शेयर अपने दोस्त प्रॉपर्टी को के दे दी और गाड़ी। अपने दोस्त को बोल दिया कि इसको एक्सीडेंट कर दे, ठीक है ना, मैं इसको बेचना नहीं चाहता, मैं बस इसको तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मर गई भाई, हाँ ठीक है, समझ ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ओनरशिप है भाई, ठीक है। मालिकाना हक है। चलो, काइंड्स ऑफ ओनरशिप करो, हेडिंग बनाओ। करो, नंबर वन बनाओ, कॉर्पोरियल, CORPOREAL, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। मैं सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, अपने आप समझ जाओगे। देखो, कॉर्पोरियल का मतलब होता है भौतिक, फिजिकल, मटेरियल, ठीक है ना, और इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है नॉन मटेरियल। सर वही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई इसमें। जैसे कि भौतिक मालिक, हाँ हम्म, हाँ बिल्कुल भौतिक, मैं बिल्कुल सांसारिक मालिक हूँ किसी चीज का, हम्म। मैं सांसारिक या भौतिक मालिक नहीं हूँ, ठीक हो गया। एक एग्जांपल लिख लो। जैसे मेरे पॉकेट में 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 10,000 के नोट है, मेरे पास ये जो नोट है ये फिजिकल है, मैं कॉर्पोरियल ओनर हूँ इन नोटों का, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरे पास जो 10,000 रुपये हैं वो मैंने उधार लिए हैं हर्षित से, हम्म, ठीक है ना, तो ये ओनर, मैं बेसिकली कॉर्पोरियल ओनर हूँ इनका, आप इनकॉर्पोरियल ओनर हो इसके। भौतिक हाँ, है किसके लास्टली, है मेरे तो ही। आपकी, है ना, मैं यूज तो कर लूंगा लेकिन मेरे को तो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, यही एग्जांपल लिख लो। ए ने बी को 10,000 रुपये दिए कैश, बी कॉर्पोरियल ओनर, ए इनकॉर्पोरियल ओनर। इनकॉर्पोरियल का मतलब भौतिक। हाँ, नॉन मटेरियल, जैसे अगर सिंपली कर सकते तो फिजिकल मेटाफिजिकल। दूसरी काइंड लिखो ओनरशिप की, सोल ओनरशिप और को ओनरशिप, इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या है सोल? सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, हाँ ये तो एक समझ अकेला गया। मालिक है, कुछ लोगों ने मिलकर लिया है तो को हिस्सेदार ओनर्स हो हो गए, गए। हाँ हिस्सेदार हो गए तो को ओनर्स हो गए, ठीक। ठीक है ना, अगर अकेले नहीं लिया तो सोल ओनर हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखो, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। इसके बेस्ट एग्जांपल है, ट्रस्ट ओनर कौन सा होता है, जैसे ट्रस्टी, ठीक है, जैसे मान लो ये अपना, ये वैसे ट्रस्ट है नहीं, लेकिन वैसे बोल देता हूँ, जैसे कि मान लो अपना BMU है, ये ट्रस्ट है, ठीक गैस है, कॉलेज गया था ट्रस्ट। हाँ, ठीक है ना, तो देखो एक तो वो मालिक है जो शुरुआत में जो वैश्य संस्था बनी थी तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बनी थी, अभी बेसिकली आजादी से पहले की है, संस्था बहुत पुरानी है, तो जो रोहतक का जो अमीर वैश्य समाज था उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया था, ठीक है जी। फिर क्या है, धीरे 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 ये अब इसमें सभी जो कास्ट कम्युनिटी के बच्चे हैं वो आके पढ़ने लगे, ठीक है, तो एक वो ट्रस्टीज जिन्होंने ये जमीन दी थी, ठीक है ना,
वो ट्रस्टी जिन्होंने जमीन ना देके पैसा लगा के इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, ठीक है ना। और उसके बाद जो ट्रस्टी, लेट से मेरे को ट्रस्टी बनना है, मेरे को सिर्फ पैसे वाला होना चाहिए, और मान लो अगर इनकी कंडीशन ये है कि भाई वो वैश्य समाज से होना चाहिए, तो भाई तो फिर मेरे को वैश्य समाज से का भी होना ये पड़ेगा, ये है ना, ये है बेसिकली। यानी मैं चाहूँ अगर मैं वैश्य समाज का हूँ और मेरे पास पैसा है, तो मैं उस संस्था में पैसे डालूंगा और ट्रस्टी बन जाऊंगा, तो ट्रस्ट ओनरशिप मेरे पास आ गई। अब उससे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो शेयर। यस। और दूसरा ओनर कौन है, जो बेनिफिशियरी है। एक समय पर बेनिफिशियरी कौन थे, एक बहुत बड़े परिवार के, वैश्य परिवार के वो बच्चे बेनिफिशियरी थे। आजकल कौन बेनिफिशियरी है, जो दूसरे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो भी बेनिफिशियरी ओनर हो ठीक गए। है। एक तो ट्रस्टीज वाले ओनर ओनर्स हो गए, एक बेनिफिशियरी वाले ओनर, ठीक हो गया। ये लिखिए ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट काइंड लिखो नंबर 4, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। जैसे आपने मुझे 10,000 रुपये उधार दिए थे, ठीक हो गया। ठीक है जी, आप लीगल ओनर हो उस 10,000 रुपये के, वापस देनदार के हैं। है ना, लीगल ओनर। मैं इक्विटेबल ओनर हूँ, भाई उधारी तो नहीं है, फिलहाल तो 10,000 में ही यूज करूँ, इक्विटी के हिसाब से ओनर में हूँ। ये सेम एग्जाम्पल को दोबारा से भी लिखो। हो गया। हो गया, सिंपल है। इक्विटेबल कौन है, मैं। आप कौन हो, लीगल ओनर। लीगल ओनर, ठीक हो। लास्ट काइंड करो नंबर 5। ये भी वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, वेस्टेड, VESTED, एंड कंटिजेंट ओनरशिप। जब ओनरशिप ऑलरेडी निहित हो चुकी है, आपको सारे हक हकूक मिल चुके हैं उस ओनरशिप के, यू आर वेस्टेड ओनर। अगर ओनरशिप आ गई है बट इट सब्जेक्ट टू सम कंटिजेंसी, कि कोई महत्वपूर्ण घटना आगे घटी उसके बाद मेरे पास सारे हक आएंगे, तो मैं कौन हूं, मैं हूं कंटिजेंट ओनर, ठीक हो गया। इसके नीचे लिख लेना इवेंट बेस्ड। कंटिजेंट तो पता है, चलो इसको याद कर रखा है, हैपनिंग है, नॉन हैपनिंग को जो भी राइट सही। होता है राइट। आओ जरा लास्ट कंसेप्ट पे आ जाओ ओनरशिप के, लिखो मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। ठीक है ना, एक्वायरिंग ओनरशिप या एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, पेज के बीच में लिख लो, ठीक है ना, 2 तीर निकाल लो, लिखो ओरिजिनल और दूसरा डेरिवेटिव। ओरिजिनली कैसे कब्जा करते हैं, कैसे किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, इसमें 4 तीर निकाल लो, देखो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाई करके, ऑक्यूपेशन, उसके बाद इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, उसके बाद प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन इधर प्रेस्क्रिप्शन था सॉरी, या फिर स्लैश करके लिख लो प्रेस्क्रिप्शन, PRESCRIPTION। सिमिलर ही है। हाँ, जो एग्जांपल कराऊंगा ना उससे दोनों अलग हो जाएगी। लास्ट पे लिखो एसेशन, ACCESSION। असेशन। हम्म। अब डेरिवेटिव क्या है, जो ये नहीं है, ये इन क्या, चारों में से कुछ भी नहीं। हाँ, जो ओरिजिनल नहीं है वो डेरिवेटिव है, बस ये डेफिनेशन डेरिवेटिव।
हेडिंग बना लो, इसी को ही एक्सप्लेन करना है, हेडिंग बना लो, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओरिजिनल ओनरशिप। नंबर 1 लिखोगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपाई, किसी कोई प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करना है, कैसे करोगे? खरीद लेंगे। नहीं, खरीद तो लिए, अगेन कब्जा करना है, सर लीगल भी हो सकता है, उसको अपने पोजीशन में ले लेंगे, पोजीशन में ले लेंगे। सिंपल। ठीक है ना, लेट से आपने ये प्लॉट है जिसमें हम बैठे हैं, ये आपने खरीद लिया, लेकिन अब क्या आपका ऑक्यूपेशन है? नहीं, ऑक्यूपेशन तो मेरा है, मेरे कब्जे में है। ठीक है ना, तो क्या करोगे? अगेन ओरिजिनली आप कैसे एक्वायर करोगे? नंबर 1, सबसे पहले आपका फील्ड पे, आपका मौके पे कब्जा दिखाई देना चाहिए। कैसे जाओगे और अपने कब्जे में ले जाऊंगा वहाँ, बोर्ड वोर्ड लगा दूंगा, चार दीवारी करा दूंगा, गेट लगवा बिल्कुल, दूंगा। मेरे को भी कह सकते हो आपसे, भाई सामान उठा अपना, हाँ जो इसका भाई होगा, सामान उठा ले भाई, मैंने खरीद लिया प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं कोई क्लास क्लूस, घर बनवा दूंगा। हाँ, क्लास क्लूस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, आप अपना सामान ले लीजिए, बस कह दोगे, ठीक मैं अपना सामान खाली कर सामान ले जाऊंगा उठा के, आप इस पे आ जाओगे, डन डन, सिंपल लिख लो। एक्ट ऑफ टेकिंग इनटू पोजीशन। चलो, ये तो ऐसी प्रॉपर्टी थी जो मूर्त रूप से आपको दिखाई दे रही थी। नंबर 2 करो, कौन सा था? इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। वो प्रॉपर्टी जो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल की देन है, म्यूजिक हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, है। पेंटिंग हो गई। ये लिख लो एग्जाम्पल में। लिखो लिखो। म्यूजिक, फॉर्मूलाज, पेंटिंग, हम्म, ये क्या करोगे? इनोवेशन भी दो। हाँ, ये हाँ, बेसिकली पूरा पैसा दोगे यार, ये इसके राइट्स खरीद दोगे आप। इनोवेशन, पेटेंट, लिख रहे हो सही चीज? जैसे म्यूजिक वाला, आजकल आपने सुना हो टी सीरीज कॉपीराइट। का, है ना, टी सीरीज का जितने भी सिंगर्स हैं, इनका झगड़ा चल रहा है, पता होगा ना। सर हर सब कहीं चल रहा है, एक का है जैसे एक सोनू निगम बोल रहा था कि भाई ये कंपनियां तो ऐसी हैं, बेसिकली क्या करती हैं, जो टी सीरीज जैसी कंपनी है, वो शोषण करती है इनका, सिंगर्स का। जैसे कि मान लो, सोनू निगम तो जैसे लेजेंडरी सिंगर है, वो तो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड में से एक हो अपनी मूवी इंडस्ट्री में। अब वो क्या करते हैं, अगर टी सीरीज का क्या होता है, स्टूडियो, हाँ, स्टूडियो। टी सीरीज की का स्टूडियो अगर किसी स्टार को, किसी स्टार सिंगर को बुला रहा है, तो बॉन्ड के ऊपर साइन करवाएगा। क्या बोलेगा? भाई कितने कितने पैसे लेगा तू ये गाना गाने के? ठीक है, सिंगर को नहीं पता है कि भाई सुपर हिट गाना है, थोड़ा बहुत तो पता लग जाएगा भाई, ये बड़ा अच्छा गाना है तो हिट होगा ये। लेकिन इतना हिट होगा कि ये एवरग्रीन बन जाएगा। ठीक है, लता मंगेशकर के गाने तो आज भी गा रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो आज जो गाने गुनगुनाए रहे हैं, आज जो रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने गाए जा रहे हैं, क्या उसका पैसा लता मंगेशकर के परिवार को मिल रहा है अभी? यूज तो आज भी हो रहा है वो गाना। रॉयल्टी मिलती होगी। ठीक है ना, ऐसे ही जो गीतकार होते हैं उनके साथ शोषण हो रहा है। जिसने वो अमर गीत लिख दिया, वो उसके बच्चे तो भीख मांगते हैं। एक सिंगर जिसने वो अमर गीत अमर तरीके से गा दिया, उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। एक वो कंपनी, न जिसने वो गाना बनाया, न जिसने वो गाना गाया, उसने उसके सारे राइट खरीद लिए, वो अमीर पे अमीर होता है। पता होगा ना, कहीं पर भी वो गाना बजेगा तो कटाक से टी सीरीज के खाते में पैसे चले जाएंगे, है ना। यूट्यूब पे जैसे हम गाना सुनते हैं ना, अगर उस पे आएगा टी सीरीज, तो अब वो डाटा जितना यूज यूज होगा, तो उतने पैसे कट के उसके अकाउंट में चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, अब इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यदि है, उसके ऊपर ओनरशिप या उसकी ओनरशिप आपको अक्वायर करनी है, कैसे करोगे? आप उसके लाइसेंस खरीद लोगे। ठीक हो गया, ऐसे ही कंपोजर, पेंटर, साइंटिस्ट लिख सकते हो आप। ठीक हो गया, चलो नंबर 3 लिखो, उसके बाद क्या था? प्रेस्क्रिप्शन, PRESCRIPTION। प्रेस्क्रिप्शन के 3 बेसिक एलिमेंट बना लो। सोचना, बताना मैं क्या कह रहा हूँ। पहला एलिमेंट, यूज, ऑक्यूपेशन और इंजॉयमेंट। आपने ऑक्यूपाई कर लिया है,
या आप एंजॉय कर रहे हो, जो भी उसका यूज है। नेक्स्ट है दी आइडेंटिटी ऑफ द थिंग एंजॉयड। और थर्ड लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी एडवर्स टू द राइट्स ऑफ सम अदर पर्सन। कुछ याद आ रहा है? ऐसा भी कहो डबल पोजीशन। सेक्शन 27 द लिमिटेशन एक्ट TLA 1963। यस, एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन का हक कैसे मिलता है? बाय बिकॉज इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। यही प्रेस्क्रिप्शन है, 12 साल में। ऐसा प्रेस्क्राइब किया है लॉ ने। एक आदमी यदि दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी के ऊपर बता के भाई तेरी प्रॉपर्टी तेरी है लेकिन नाजायज कब्जा मेरा है, और 12 साल तक वो कब्जा इंजॉय कर गया, तो अब जो मालिक है, ठीक है जी, उसका राइट खत्म हो जाएगा, वो रिकवरी पोजेशन नहीं कर सकता। तो ओनरशिप ओन कर देगा उस प्रॉपर्टी को, पोजेशन का ओनरशिप हो जाएगी उसके पास। ठीक हो गया? बना लिए? Yes, sir. नीचे लिख लो सेक्शन 27 TLA। इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 27 डिलिमिटेशन एक्ट। चलो जी, नेक्स्ट करो। नंबर 4 क्या था? असेशन। ACC Accession. ESSON असेशन। असेशन का बेसिक मीनिंग होता है एक्सपेंड। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये देखो, अगेन जितना फैक्ट बताऊं सिर्फ उतना दिमाग में रखना है, हाइपोथेटिकल नहीं करना। ये देखो, ये एक जमीन का सुंदर टुकड़ा है, ठीक है, इधर रोड लगाओ कुछ भी लगाओ, बड़ा सुंदर टुकड़ा है जमीन का। ठीक है, ये किसका है? ये आपका है, ठीक है, सही। अब सिंपल, इस जमीन के ऊपर आपका है ये, ठीक है ना, मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है इस जमीन के ऊपर, ठीक हो गया? मैंने लेट से इस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। बताओ, ये इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये जो घर बना है, ये किसका है? जिसकी जमीन है। आपका है। तो ये जो ओनरशिप आपको मिली है, ये वाया एक्सपेंशन मिली है। जिसने बनाया है। किसी ने भी बनाया हो, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी ने भी बनाया हो, प्रॉपर्टी जिसकी है उसका है। क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन तेरी घर मेरा? नहीं हो सकता। जिसकी ठीक जमीन उसका घर। है, हाँ, ठीक है ना। लिखो जरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लिखना। हाँ लिखो। जिसकी जमीन है उस जमीन पर निर्मित घर उसी का है। ठीक हो गया? चलो जी, सही। ये आपके क्या से हो गए? ये ओरिजिनली आप कैसे ओनर बनोगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट लिखो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मोड ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। सिंपल लिखो इसमें, व्हेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम
one person to another. Otherwise than the modes mentioned as original acquisition. मेंशन as original acquisition. जैसे ओरिजिनल एक्विजिशंस में मोड्स बताए ना, उनके अलावा अगर प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है तो वो डेरिवेटिव मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप के अंदर आएंगे। अब जरा एग्जांपल देखो जरा एक दो जो ना ऑक्यूपेशन में आते हैं, ना एडवर्स में आते हैं, ना चोरी। एसेसरी में आते हैं, ना चोरी से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। गिफ्ट। गिफ्ट लिखो, शाबाश। और विल, और सेल परचेज, सेल परचेज, दान। हाँ गिफ्ट आ गया, गिफ्ट ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, डोना डोनी होते हैं उसके अंदर। तो डोनेशन हो जाएगा ना, गिफ्ट तो सर एक ओनर को गिफ्ट दिया में भी जाता है। गिफ्ट देने वाला डोनर, गिफ्ट लेने वाला डोनी। नहीं फिर भी अगर वैसे देखते हैं कि गिफ्ट या फिर डोनेशन इंग्लिश तो में गिफ्ट ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ डोनेशन भी एग्जांपल्स में, गिफ्ट में कवर हो जाएगा। गिफ्ट में वैसे कवर हो ही जाएगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। और सेल परचेज लिख लिया। और सक्सेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन। और क्या एक्सचेंज हो सकता है इसके अलावा? हाँ उसको भी नहीं। बस हो गया। आपके दो टॉपिक खत्म हो गए। कितना रहेगा ये भी इसको? अब देखो स्टेट वाला सक्सेशन। आपके पास क्या रहता है। एक तो आपका रहता है पोजेशन, स्टेट सक्सेशन सोर्स ऑफ लॉ, तीन रहे। स्टेट सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन तो छोटा टॉपिक ही है, वो मतलब मैं इसको टॉपिक ना भी कहूँ तो भी ऐसा क्वेश्चन भी शायद हुआ ठीक है। है जी। इसके बाद आप लगाओ, पोजीशन तो हो गया ना आज, पोजेशन हो गया क्या? ये जो भी करवाया ये सब पोजीशन का ही सिस्टम होगा। नहीं आज तो आपको लीगल पर्सन कराया, ओनरशिप कराया ना, पोजेशन रहता है। ठीक है जी। और तीसरा टॉपिक आपका रहता है लायबिलिटी। लाइबिलिटीज में तो लिखा रखा मेन हेडिंग में है, देखो मैंने लिखवाया इसके अंदर। सर, लाइबिलिटी में लिखा रखा चलो कोई नहीं, लिख लो। 11 जिसमें टॉपिक। वाइकारियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सर ये तो उसमें करवा देते सर, दूसरे सब्जेक्ट टोट में करवा देते ये तो। इसी में निपटा देंगे। सर वहाँ पे केस लॉ है सर उनके मेन में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, रिस्क और उसके। एनवायरमेंटल लॉ में भी करवाना पड़ेगा आपको, टोट में भी। कोई बात नहीं, वहां भी करा देंगे, इसमें भी कर लो, कोई बात कर लेंगे। फिर ये ऐसा लगेगा कि उसको तो बहुत बड़ा है, मैंने करवा देना, टोट में करवा देना। कोई बात नहीं, सिर्फ मिसलेनियस करा दूंगा। जैसे इसमें हमने अभी जैसे ओनरशिप किस हिसाब से बनाना है, ओनरशिप तो बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन देखो ऊपर से हमने कर दिया। क्योंकि जैसे मैंने उसकी तैयारी करी ना, तो जो ये लाइबिलिटीज वाले क्वेश्चन है ये टोट या फिर एनवायरमेंटल लॉ के थ्रू ही आएंगे इसमें, जो स्टूडेंट्स में तो स्कूल्स में ही है जो कि हमने कर ये लिया। 3 या 2 या फिर 1, ये तुम्हारा कल का माल मसाला है। और सोर्स ऑफ लॉ सोर्स ऑफ लॉ तो हो चुका है। हो गया। हाँ सोर्स ऑफ लॉ तो कर चुके हैं। सोर्स ऑफ लॉ तो निपटा चुके हैं। इसलिए मैं इसका कराऊंगा। निपटा चुके हैं, देख लेना, एक अलग टॉपिक अलग से नहीं हुआ शायद सोर्स ऑफ लॉ, आप कह रहे थे कि मैं थोड़ा अलग से थोड़ा मिसलेनियस सा कराऊंगा लास्ट में, बाद में ऐड करवाया सोर्स ऑफ लॉ लिस्ट में। ना 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 करवा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, अच्छा ये जुडिशियल सर, हाँ प्रेसिडेंट्स। हाँ ये तो होगा। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, डिसएडवांटेज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये कर चुके हैं। ठीक है। इक्विटी एज ए सोर्स ऑफ लॉ, ये हो चुका ठीक है। है। ठीक हो गया। कल तुम्हारी क्लास ओवर हो जाएगी जूरिस्प्रूडेंस की। ठीक है, अब देख लेना तुम मंडे को आओगे, ठीक है, वरना फिर होली के बाद मिलेंगे।
उधर से एसआरए का हो जाएगा। एसआरए का होने के बाद इनका फिर मैं फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट लूंगा। तो इनकी तो क्या बोलते हैं, जुडिशियल वालों की तो सैटरडे तक ऑफ रहेगा। सर हमारी तो लगवाई ली ना, हाँ ऑफिशियल तुम्हारी तो मैं ऑन कर दूंगा, तुम तो मंडे को आ जाओ, तुम्हारी जब भी लगा